नमस्कार दोस्तों, नारायणी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के ऑलरेडी लेक्चर्स आपके अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूँगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की। और देखिए 9th क्लास के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से जाके जितने भी 9th क्लास के बच्चे हैं, वो आप उन लोगों को ये शेयर कर दीजिएगा। बाकी वो लोग जाके वहाँ 9th क्लास के देखें। बाकी देखिए सारे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th ये आईआईटी जेईई मेंस एडवांस सारे इस पे कोर्सेज़ आपको अवेलेबल होंगे विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप इस पे बने रहिए चैनल पे। अगर आपको सही अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बाकी अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट पिन कर सकते हैं इसमें सीधे सीधे तौर पे। बाकी मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें डाल दूँगा, तो आपको अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई स्पेसिफिकली किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है, किसी लेक्चर में डाउट आ रहा है, चाहे वो अभी कंटीन्यूअस पीरियड में है या नहीं है, तो आप लोग इस पे सीधे ही अपलोड कर सकते हैं। ये कमेंट पिन कर सकते हैं। तो वहाँ से उसी स्पेसिफिक टॉपिक का या स्पेसिफिक लेक्चर का जो है आपको वीडियो लेक्चर अवेलेबल होगा, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देर के अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन। देखिए थोड़ा-सा हम जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि अभी समराइज़ करके मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चैप्टर थोड़ा-सा लेंथी है और 2 पार्ट्स में होगा। ये पार्ट ए में अभी आपको ये अपलोडेड होगा, उसके बाद में पार्ट सेकंड भी इसका चैप्टर 3 का अपलोडेड होगा मोशन इन अ प्लेन का। पार्ट 2 भी अब आपका बहुत जल्दी अपलोडेड होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में मोशन इन अ प्लेन में हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। देखिए 2 तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं जो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैंने इसमें लास्ट चैप्टर में भी दिया है इसका। बट अभी इस चैप्टर में इसका पूरा एनालिसिस है। तो स्केलर्स व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़, क्या होती हैं स्केलर क्वांटिटीज़, क्या होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी जो है हम निर्धारित करते हैं कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है? बाकी सारी चीज़ें और देखिए पोज़ीशन वेक्टर भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में हम इसके बारे में जानेंगे। इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स मतलब 2 अगर वेक्टर्स हमारे दे रखे हों, तो वो वेक्टर्स किन-किन कंडीशंस में इक्वल माने जाएँगे मतलब बराबर माने जाएँगे। ठीक है? नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर और स्केलर मतलब किसी भी वेक्टर को कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको अगर स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके क्या-क्या रूलिंग होते हैं, क्या-क्या रूल्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब 2 अगर वेक्टर्स हैं, 2 वेक्टर हमारे दे रखे हैं, उनको अगर ऐड करना है तो क्या-क्या कंडीशंस प्री कंडीशन रिक्वायरमेंट है या फिर किस तरह से हम एडिशन उनका करेंगे, ठीक है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मतलब 2 वेक्टर्स अगर हमारे दे रखे हों, किस तरह से हम सब्ट्रैक्ट उनका करेंगे, क्या रूलिंग होती है उनकी, ताकि ये चीज़ करेंगे, ठीक है? रेज़ोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब ये है कि कोई भी अगर वेक्टर हमारा दे रखा है, उसकी 2 अब देखिए हम बात कर रहे हैं हम यहाँ पे प्लेन की, तो प्लेन में क्या 2 डायरेक्शन होती है ना एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। प्लेन की अगर बात करेंगे हम तो जेड डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। जब हम सॉलिड की बात करेंगे, तो सॉलिड में हम क्या करते हैं जेड डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। बट अभी जो हम प्लेन की अगर बात करेंगे, जहाँ-जहाँ पे भी प्लेन की बात करेंगे, वहाँ-वहाँ पे हम क्या क्या करेंगे 2 डायरेक्शन की बात करेंगे, एक एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, ठीक है? जहाँ-जहाँ लाइन की बात होगी तो वहाँ पे सिर्फ़ एक डायरेक्शन होगी, आइदर एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और ज़ेड डायरेक्शन, ठीक है? प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन की बात करने में 2 डायरेक्शंस हमारी इंक्लूडेड होंगी, एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है? तो कोई भी अगर वेक्टर हमारा दे रखा है तो उसको किस तरह से रेज़ोल्यूट करते हैं हम एक्स हॉरिजॉन्टल उसके कंपोनेंट्स किस तरह से और वर्टिकल कंपोनेंट्स किस तरह से उसको रेज़ोल्यूट करते हैं, ठीक है? 2 डायरेक्शंस में। इसके बाद हम मोशन इन अ प्लेन की बात करेंगे, ठीक है? कि किसी एक प्लेन में मतलब एक्स वाई प्लेन में किस तरह से मोशन काम करता है, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर काम करता है, किस तरह से वेलोसिटी वेक्टर काम करता है, किस तरह से एक्सेलरेशन उसमें जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है? वेलोसिटी इन अ प्लेन कि मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर हमारा ऑब्जेक्ट है और वो कहीं मतलब किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी एक मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, तो किस तरह से उसमें वेलोसिटी जनरेट होगी, क्या-क्या उसकी रूलिंग होंगी, क्या डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक्सेलरेशन इन अ प्लेन कि मतलब अगर चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो एक्सेलरेशन किस तरह से जनरेट होगा और कहाँ जनरेट होगा, क्या डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो मोशन किस तरह से जनरेट होगा प्लेन में ये चीजें हम इसी चैप्टर में देखेंगे, ठीक है?
प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक जबरदस्त एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है, किस तरह से जनरेट होती है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्या क्या रेंजेस होती हैं उसकी, ये सारी चीजों के बारे में हम जो है इस चैप्टर में बात करेंगे। लास्ट टॉपिक हमारा बचता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी हम इसी चैप्टर में बात करेंगे। देखिए ये जो समराइज चैप्टर मैंने किया है वो पूरा चैप्टर है, ठीक है। ये जो चैप्टर है लेंदी है, उसकी वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड है। अभी मैं पार्ट ए के सिर्फ, अब ये जो आपका ये लेक्चर चल रहा है सिर्फ पार्ट ए की बात हम इसमें करेंगे। इसके बाद में पार्ट बी भी आपका बहुत जल्दी अपलोडेड होगा, और पार्ट बी में इसके कुछ सर्टेन जो है इसके टॉपिक जो रह जाएंगे वो पार्ट बी में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस चीज़ को कि जो जो भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उनके पास तक ये पहुँचे। 9 टू 12 क्लास की हम यहाँ पे जो है ये सीरीज़ है 9 टू 12 की है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। अभी इसके बाद में इमीडिएट इसके बाद में 9 टू 12 के सारे न्यूमेरिकल्स आपके कंप्लीट होंगे, एक भी न्यूमेरिकल्स आपका छूटेगा नहीं। देखिए 2 चैप्टर अभी इसके जो कंप्लीट हुए हैं उसकी न्यूमेरिकल सीरीज बहुत बहुत जल्द डाली जाएगी। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हमें नीट के भी इंक्लूड करने पड़ रहे हैं, आईआईटी जेई के भी इंक्लूड करने पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है दोनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल एक साथ में डालने में, बट बहुत जल्दी आपके पास में 9 टू 12 क्लास के, ये सॉरी 11th क्लास के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के आपके न्यूमेरिकल्स इस पे सीरीज होगी है आपके पास में, ठीक है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस उसमें अपलोड इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। बाकी 9th क्लास के जो 2 चैप्टर्स हो गए साइंस के, उन उनके भी न्यूमेरिकल्स, उनके तो खैर कम न्यूमेरिकल्स हैं, 12 सिर्फ सेकंड चैप्टर में ही 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी उनके भी न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी अपलोडेड होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो या फिर अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक, आप कहीं पढ़ रहे हैं, किसी दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कहीं किसी और से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको शायद न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही हो किसी चैप्टर में, या फिर किसी टॉपिक में, कोई टॉपिक को पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट पिन कर दीजिएगा। उसी टॉपिक पे या उसी लेक्चर पे आपका जो है हम लोग वो तैयार कर देंगे, लेक्चर तैयार करके, और इस पे आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें देखने लायक हैं, सबसे पहला मोशन एंड सेकंड नंबर प्लेन। मोशन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, ठीक है। देखिए लेट अस सपोज हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था इनिशियल एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, ओके। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन। तो लेट अस सपोज हमारा कोई ऑब्जेक्ट था, वो इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था, विद आफ्टर टाइम टी वो यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स हमारे थे x1 y1, यहाँ के कोऑर्डिनेट जो कि अभी जो फाइनल रीचिंग हुई है उसकी ऑब्जेक्ट की, वो कोऑर्डिनेट्स हमारे x2 y2, ठीक। आफ्टर टाइम ठीक। तो देखिए सबसे पहले अगर मोशन की हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, टाइम के साथ में वो अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, टाइम के साथ में अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा टाइम के साथ में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, ठीक है। और अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इन दो डायरेक्शंस में कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहा है ये ऑब्जेक्ट हमारा अपनी पोजीशन चेंज, तो हम बोलेंगे कि ये प्लेनर डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है, ठीक है। प्लेनर डायरेक्शन में इसका मोशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वांटिटीज पे। देखिए दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज एक एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज की, अगर हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज की, तो देखिए स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हमें होती है। 1 सेकेंड, पेन, ओके। देखिए स्केलर क्वांटिटीज की अगर हम जब भी बात करेंगे, तो स्केलर इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटीज हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो 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 जिनके जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इनके पास में डायरेक्शन नहीं होती, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड या साइज की जरूरत होती है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं,
लेट अस सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल उसने कहाँ पे ट्रेवल किया, ये एक्स डायरेक्शन है हमारी, ये वाई डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शनल कंपोनेंट है, ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब वर्टिकल। इनिशियली हमारे पास में ऑब्जेक्ट लेट अस सपोज यहाँ पे था, उसके बाद में उसने यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल किया, ये इनिशियल पोजीशन है, ये इंटरमीडिएट पोजीशन है, मतलब मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड के यहाँ पे गया, उसके बाद में यहाँ से यहाँ पे गया, और उसके बाद में हम यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक, इस तरह से मूव किया। लेट अस सपोज ये 15 मीटर ट्रेवल यहाँ से यहाँ किया उसने, 10 मीटर यहाँ से किया, और ये 20 मीटर यहाँ पे किया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो कितनी होगी, 15, 25 और 45, 45 मीटर। हम ये नहीं बोलेंगे कि डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ हमें 45 मीटर की जरूरत होगी। इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से और इस फाइनल पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर ट्रेवल इसने किया है तो इसकी टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 45 मीटर। हम ये नहीं बोलेंगे कि 45 मीटर इसने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में इसने ट्रेवल किया, ठीक है। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, सिर्फ हमें किस चीज की जरूरत होगी, सिर्फ मैग्नीट्यूड या साइज की जरूरत होगी कि इसने टोटल ट्रेवल कितना किया है इसने, ठीक है। तो एग्जांपल हम अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटीज है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस जो कि सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। जैसे सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, जैसे कोई एक बॉडी है, ठीक है, इसमें अगर हमने हीट दी, इसके बाद में इनिशियल इसका लेट सपोज हमारा इसकी इनिशियल टेम्परेचर था 15 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हमने इसको हीट दी तो लेट सपोज हीट के बाद में इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की हम अगर फिजिक, ये टेम्परेचर क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड बताने की हमें जरूरत होगी कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का इनिशियल टेम्परेचर इतना था, फाइनल टेम्परेचर इतना। हम ये नहीं बताएंगे कि इस डायरेक्शन में इसका टेम्परेचर है, कि सर्टेन किसी डायरेक्शन को बताने की हमें जरूरत नहीं होगी। ये जो टेम्परेचर है ये सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड या साइज रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, कि टेम्परेचर की मैग्नीट्यूड कितना है, इंटेंसिटी कितनी है टेम्परेचर की, इस इनिशियल पोजीशन पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल पोजीशन पे इतनी इसकी इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं, जिनको या तो रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर जो कि सिर्फ जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों दोनों रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। जैसे जैसे हम बात करें डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 1 सेकंड में इसको इरेज कर दूं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब देखिए किस तरह से मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों उनकी होती हैं, हम देखते हैं अभी। ये पेन, रेड पेन, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज है रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो रिप्रेजेंटेशन इसका किस तरह से होता है, इसके ऊपर मतलब कोई भी एक अल्फाबेटिकल अल्फाबेट से ये रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे लेटर सपोज अगर वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वो किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी है हम देखेंगे, लेकिन अगर इसको सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर एरो, अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर एरो आपको लगा दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। लेंथ ऑफ एरो, मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो है इसका लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है, इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, और एरो इसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, एरो हेड का मतलब अगर जैसे लेटर सपोज v है इस डायरेक्शन में है तो इसकी जो वो होगी, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी वो राइटवर्ड होगी, ठीक है। जैसे अगर बात करें हम, चलिए यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने इनिशियल स्केलर क्वांटिटीज में किसकी बात करी थी, हमने डिस्टेंस की बात करी थी, ठीक है। अब देखिए वही सेम मैं एग्जांपल, हम लोग एग्जांपल लेंगे। देखिए अभी एक डायरेक्शन प्लेनर डायरेक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये लिया हमने पेन, देखिए ये है हमारा प्लेन, हमने रिप्रेजेंट किया एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ठीक है। लेट अस सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे यहाँ पे था, उसके बाद में वो वहाँ यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया उसने, उसके बाद में यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया,
ठीक है, उसके बाद में यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया, उसके बाद में यहाँ से यहाँ ट्रेवल किया। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, लेट अस सपोज इनिशियल यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल इसने किया, लेट अस सपोज 5 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो 5 10 15 15 20 35 और 45। तो ये 45 मीटर इसने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया। और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज है तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, या फिर मैग्नीट्यूड से ही सिर्फ डिस्टेंस रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब इनिशियल पोजीशन से और उसकी फाइनल पोजीशन हम देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारा है वो कितना डिस्प्लेस हुआ। लेट अस सपोज ये डिस्प्लेस हुआ x मीटर। ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। देखिए मैं दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। अगर जहां पे भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे वहां पे जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, या फिर जहां 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 पे भी वो ऑब्जेक्ट जिसने ट्रेवल किया वो इंटरमीडिएटली कहीं पे भी ट्रेवल किया, इस बात से डिस्प्लेसमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक इनिशियल और फाइनल पोजीशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कितना डिस्प्लेस हुआ, मतलब ये जो मैंने ये एरो हेड से रिप्रेजेंट किया है, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज है। लेट अस सपोज हमने इसे एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेस होगा वो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, एक्स मीटर डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या बता रहा है? राइट वर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये आप देख रहे हैं एरो हेड वो राइट वर्ड दिखा रहा है, और ये जो है इसके एरो लेंथ क्या दिखाएगा? मैग्नीट्यूड दिखाएगा। ठीक है, देखिए एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है बाकी सबको। देखिए डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे, जहां पे भी डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस हम जितने भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, जहां जहां से भी ये जो ऑब्जेक्ट है उसने ट्रेवल किया है, वो हम सारी चीजें इंक्लूडेड करेंगे। ठीक है, वो फंक्शन होगा कि जहां जहां मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन होगा कि जहां जहां से भी ट्रेवल किया है उसने, मतलब वो ट्रेवल का फंक्शन होगा कि ऑब्जेक्ट ने जहां जहां से भी ट्रेवल किया है वो सारी चीजें इसमें डिस्टेंस में मर्ज होंगी। ठीक है, बट अगर हम वो इंटीग्रल फंक्शन होगा किसका? ट्रेवल का, तो मतलब उसने ट्रेवल जहां जहां से भी उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है वो सारी सारी जो ट्रेवलिंग डिस्टेंसेस हैं वो मर्ज होंगी। ठीक है, मतलब सम होंगे। बट डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सिर्फ ये है कि इनिशियल पोजीशन पर वो ऑब्जेक्ट कहाँ था और वहां से कितना मीटर ऑफ वो जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो वो इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ फाइनल पोजीशन तक, वो होगी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मोस्टली जो है, कहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट मोस्टली हमारा एक्स से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, वेक्टर एक्स से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट पिन कर दीजिए, मैं आपको दोबारा वो कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है हमारा कि वाई वेक्टर्स आर एसेंशियल इन मोशन इन अ प्लेन। देखिए वेक्टर्स क्यों जरूरत है हमें, मतलब किसी भी एक प्लेनर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए वेक्टर्स की क्यों जरूरत पड़ती है। देखिए होता क्या है, अगर हम मोशन इन अ प्लेनर मतलब प्लेन में अगर मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि डायरेक्शंस हमारी क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जो डायरेक्शंस है हमारी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, इस वजह से हमें वेक्टर्स की क्या होती है, जरूरत होती है मोशन इन अ प्लेन में, मतलब मोशन प्लेनर मोशन में स्टडी करने के लिए। ठीक है, एक सेकंड में देखिए इसको इरेज करूं, आपको एक चीज मैं समझाऊं। ठीक है, देखिए बाकी आगे हम समझेंगे इसमें कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर किस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट उसके होते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलते हैं अभी।
चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पोजीशन वेक्टर पे कि पोजीशन वेक्टर क्या है। देखिए हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जान ली कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर पे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखिए लेट अस सपोज किसी भी एक इंस्टेंट पे एक प्लेन में हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब कोऑर्डिनेट्स क्या मतलब, कोऑर्डिनेट्स का मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है x डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस्ड है ओरिजिन से, वो है x मीटर डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। और वर्टिकली वो कितना डिस्प्लेस्ड है y मीटर, अगर मीटर की मीटर इसकी अगर यूनिट है तो y मीटर ये डिस्प्लेस्ड है हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली x मीटर हमारा डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होगा, वो कहां से ड्रॉन होगा, ओरिजिन से ड्रॉन करके, और जहां जहां पे भी वो जो हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन है वहां तक हमारा वेक्टर होगा। वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, और कहां तक, जहां जहां पे भी वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन है वहां तक जो वेक्टर ड्रॉन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर आर कैप से, सॉरी आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब आर वेक्टर को इसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पॉइंट पे पी पे जिसके हमारे कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर को मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो वो होगा x i कैप प्लस y j कैप। देखिए अब x एंड y क्या है, x एंड y हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के प्लेनर डायरेक्शन में। बट आई कैप एंड जे कैप क्या है, आई कैप एंड जे कैप हमारे हैं यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर्स। अब ये यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए यूनिट वेक्टर्स कुछ नहीं होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं हमारा मैथमेटिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए मैथमेटिकली अगर मैथमेटिक्स में हम देखें, मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली हम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे लेट अस सपोज कि ये जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज अगर इसके हम एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की सिर्फ बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा क्या है, एक्स आई कैप है, ठीक है। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो मैथमेटिक्स में एक्स की अगर हम बात करें तो लेट अस सपोज ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 15 मीटर लेट अस सपोज डिस्प्लेस्ड है, सॉरी पोजीशन है कहां से, एक्स डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से। बट अगर हम ये नहीं बता सकते ना इसमें कि ये किस डायरेक्शन में या फिर कौन कौन सी डायरेक्शन में ये पोजीशन है, मैथमेटिकली हम बता नहीं सकते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में प्लेस्ड है। 15 मीटर अगर हमने बोल दिया कि ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है 15 मीटर है हमारा, तो हम ये नहीं जान पाएंगे ना कि वो किस किस डायरेक्शन में है। तो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं कि 15 के अगर आगे हम आई कैप अगर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जो वो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है, 15 मीटर हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, 15 मीटर एक्स डायरेक्शन में ये प्लेस्ड है, ठीक है। इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 मीटर, और किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे वाई कंपोनेंट की, अगर बात करेंगे तो वाई कंपोनेंट क्या है इसका, वाई जे कैप, ठीक है। जहां पे वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन या फिर इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। और जहां तक बात करेंगे आई कैप जे कैप के कैप की, ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एंड, देखिए आई कैप क्या है, यूनिट डायरेक्शन, सॉरी यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे कैप क्या है हमारा यूनिट वेक्टर्स अलोंग वाई डायरेक्शन, और के कैप क्या है हमारा यूनिट वेक्टर्स अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि ये प्लेनर है तो प्लेनर में जो हमारा जेड डायरेक्शन है वो क्या है, जीरो, जो कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन में वो क्या है, जीरो। इसकी वजह से हम के कैप क्या है हमारा, जीरो, मतलब कोई डायरेक्शन वो नहीं है ठीक है। ये तो हो गया, ये बात होगी हमारी आर की। तो आर वेक्टर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। आई कैप जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, या एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस,
ठीक है। यूनिट वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, आई कैप की अगर हम बात करें तो आई कैप खुद अपने आप में एक वेक्टर है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, यूनिट यानी कि 1। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन वो रिप्रेजेंट होता है वो कौन सा यूनिट वेक्टर, आई कैप है तो डायरेक्शन वो किस किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में। जे कैप है तो वो किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में। के कैप है तो वो किस डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट पिन करिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है यूनिट वेक्टर्स एक्ट एज डायरेक्शनल रेफरेंस एक्सिस। वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ डायरेक्शंस रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ डायरेक्शन। क्योंकि मैथमेटिक्स में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक सिंबल नहीं है, इसकी वजह से यूनिट वेक्टर्स क्या करते हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर से किस तरह से रिलेटेड होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे एक लेटर सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हमारा वाई एक्सिस है इन वर्टिकल डायरेक्शन। लेटर सपोज किसी एक इंस्टेंट टाइम टी पे हमारा जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे x1 y1 पे। ठीक, ये यहाँ से इसने ये मूव किया तो ये x2 y2 पे पहुंच गया। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बताता है कि हाउ मच, मतलब ये जो पार्टिकल है हमारा ये जो पार्टिकल है वो कितने अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट डिस्प्लेस हुआ और किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, कितना कितना अमाउंट ऑफ ये डिस्प्लेसमेंट इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसका हुआ। ठीक है, और किस डायरेक्शन में इसने मूव किया। ठीक है, जैसे हम अगर ये इसकी डेफिनेशन देखें तो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द वेक्टर दैट जॉइंस द इनिशियल पोजीशन, जो इनिशियल पोजीशन हमारे ऑब्जेक्ट की थी दैट जॉइंस द इनिशियल पोजीशन, कहाँ है, दैट जॉइंस द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल टू इट्स फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जो एरो की टेल होगी वो कहाँ पे होगी, जो इनिशियल पोजीशन पे, और जो हेड होगा वो कहाँ पे होगा, फाइनल पोजीशन पे। तो ये जो है हमारा, देखिए दूसरे कलर से मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि ये जो है हमारा, ये जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। जो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसकी जो एरो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इसका, ये मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। इसका जो एरो है, एरो लेंथ है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड ये जो इसका हेड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी डायरेक्शन, कि इन विच डायरेक्शन इट इज मूविंग। ठीक है अच्छा, बात करते हैं इसकी सिंबल की, सिंबल रिप्रेजेंटेशन अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो क्या होता है, एस, वेक्टर एस और डेल्टा आर। ठीक है, वाई डेल्टा आर, देखिए जहां पे आर क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर आर क्या है हमारा, पोजीशन वेक्टर। देखिए अब बात करते हैं हम कि क्या रिलेशन होता है पोजीशन वेक्टर में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। ठीक है, पोजीशन वेक्टर में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या क्या रिलेशन होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर बात करी जाए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ से ओरिजिन से, देखिए मैं दूसरे कलर से इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से जैसे अगर हम पोजीशन वेक्टर की फाइनल, जो हमारा पार्टिकल जहाँ फाइनल पे है, फाइनल पोजीशन पे है, उसकी अगर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी पोजीशन वेक्टर की अगर बात करेंगे तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, कि उसकी टेल क्या होगी, ओरिजिन पे, और ये है ओरिजिन 0,0 पे। ठीक है, ये होगा हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और देखो येलो कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, इनिशियल जो पार्टिकल था उसकी इनिशियल पोजीशन वेक्टर वो होगा येलो कलर से। कहाँ गया येलो कलर, सॉरी येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा, किसी और कलर से मैं, देखिए इस कलर से, ये होगा हमारा इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है।
तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस ऑफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। कोई दो वेक्टर्स हमारे दे रखे हैं, वो किन कंडीशंस में दोनों, जैसे लेटर सपोज हमारे पास में एक वेक्टर है वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। किन कंडीशंस में दोनों वेक्टर्स को हम इक्वल मानेंगे? तो किस कंडीशन में होगा? दोनों वेक्टर्स के अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर्स के अगर मैग्नीट्यूड सेम है एंड डायरेक्शन सेम है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं? इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर या स्केलर से। लेट अस सपोज हमारे पास में कोई एक वेक्टर ए है जो कि हमने रिप्रेजेंट कर रखा है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप से। यहाँ पे ए एक्स क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग एक्स डायरेक्शन। ए वाई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोंग वाई डायरेक्शन। आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्स एक्सिस। एंड जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन या वाई एक्सिस। ठीक है, अगर हम उसका मल्टीप्लीकेशन, अगर इस वेक्टर में जो हमारा वेक्टर दिया है उसमें मल्टीप्लीकेशन अगर हम के स्केलर या रियल नंबर से कर रहे हैं, तो क्या होगा? इसका जो वेक्टर है ए वेक्टर है, उसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, या फिर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें चेंज हो सकती हैं इस ए वेक्टर की। ठीक है, बट इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? चेंज नहीं होगी। लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? नहीं चेंज होगी। ठीक है, अच्छा देखिए, जैसे लेटर सपोज ए वेक्टर है हमारे पास में ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप से रिप्रेजेंट किया है, तो के ए कैप अगर हम निकालेंगे तो के का जो स्केलर है या रियल नंबर है, के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो के का मल्टीप्लाई पहले इस पूरे सेक्शन से होगा, प्लस ऑफ के का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। ठीक है, के का मल्टीप्लीकेशन इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से भी होगा इस वेक्टर के, और के का मल्टीप्लीकेशन प्लस ऑफ इसके वाई कंपोनेंट से भी होगा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट से भी होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर है और स्केलर। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। हमारे पास लेटर सपोज कोई दो वेक्टर्स दे रखे हैं, तो उनका एडिशन हम किस तरह से करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास में है ग्राफिकल मेथड, फिर है हमारा एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड अगर हम बात करेंगे तो ग्राफिकल मेथड हमारे दो तरह के हैं। सबसे पहला ग्राफिकल मेथड है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है, लेट अस सपोज हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। अगर इसका हमें क्या करना है? एडिशन करना है। तो एडिशन हम किस तरह से करेंगे? ठीक है, सबसे पहले हम ये जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शनल वाइज ए वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा फिर बी वेक्टर को ड्रॉ कर लेंगे। बी वेक्टर क्या है? जो बी वेक्टर में जो इसकी टेल है, बी वेक्टर की जो टेल है वो ए वेक्टर के एरो हेड से स्टार्ट होगी, और इसकी जो वो है क्या बोलते हैं, जो इसकी डायरेक्शन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगी। तो इसका रिजल्टेंट, अगर हम जो ए वेक्टर की टेल को अगर बी वेक्टर के हेड से अगर हम मिला दे रहे हैं, तो ये हमें क्या मिलेगा? रिजल्टेंट मिलेगा। रिजल्टेंट मतलब एडिशन मिलेगा। आर वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order, then the third side of the triangle taken in opposition order represent their resultant। मतलब ये है कि बट इसकी जो डायरेक्शन होगी, जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसकी ऑपोजिशन डायरेक्शन होगी। ठीक है, मतलब कि जैसे जैसे ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अगर रिजल्टेंट हम बनाएंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, यहाँ देखिए मैं दूसरे कलर से इसको वो कर दे रहा हूँ, इस तरह से नहीं होगी। वो क्या होगी? इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर या आर वेक्टर, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ जाता है। नेक्स्ट अगर आप कोई बीटेक करेंगे या एमटेक करेंगे या फिर कहीं पे भी करेंगे, तो ये जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है वो हमेशा आपको देखने को मिलेगा, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें भी क्या है, लेट अस सपोज हमारे दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर्स एंड
बी वेक्टर, लेट अस सपोज ए वेक्टर हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, बेस वाइज 1 सेकेंड, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की, जहां पे अगर दो वेक्टर्स हैं उनका एडिशन हम किस तरह से देखेंगे, ठीक है। देखिए अगर दो वेक्टर्स हैं किसी एक सर्टेन एक सिंगल पॉइंट पे लग रहे हैं, लेट अस सपोज ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा क्या है, बी वेक्टर है। लेट अस सपोज ये हमारा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसके पैरेलली बनाएंगे तो ये जो हमारा वेक्टर है आर वेक्टर, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एडिशन रिप्रेजेंट करेगा, एडिशन ऑफ ए एंड बी। देखिए इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट, आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसकी एडजेसेंट जो पैरेललोग्राम है इसकी एडजेसेंट साइड से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको ए वेक्टर और बी वेक्टर को, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये डायगोनल पैरेललोग्राम का थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट रिप्रेजेंट्स देयर रिजल्टेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। तो रिजल्टेंट क्या होगा, लेट अस सपोज ये ए एंड जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल क्या है इन बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, ठीक है। लेट अस सपोज थीटा एंगल क्या है, द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, ठीक है, थीटा। अगर दो वेक्टर्स हमारे दे रखे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा, तो जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या चीज़ है और किस तरह से ये होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक आपको फिगर से समझाऊं। लेट अस सपोज ये हमारे पास में कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्ट है, वो किसी एक टाइम टी पे यहाँ पे है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है हमारी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस है हमारी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज इसकी इस कंडीशन पे किसी एक सर्टेन टाइम टी पे, किसी एक इंस्टेंट टाइम टी पे इसकी जो वेलोसिटी है समथिंग वेलोसिटी, क्योंकि ये मूव कर रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर रहा है, हमने किसी एक इंस्टेंट की बात करी है, तो ये जो है हमारा पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इसकी सर्टेन कोई वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि कोई भी एक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर प्लेनर डायरेक्शन में मूव कर रहा है या फिर उसकी पोजीशन जो भी है, तो वो कितना अमाउंट ऑफ कितना सर्टेन अमाउंट ऑफ इफेक्ट एक्स डायरेक्शन में डाल रहा है या फिर कितना अमाउंट ऑफ सर्टेन इफेक्ट वाई डायरेक्शन में डाल रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी अगर हम रेजोल्यूट करें तो वी ये एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी एक्स आई कैप, वी एक्स आई कैप, ठीक है। और इसकी अगर सर्टेन डायरेक्शन में अगर ये किसी इंस्टेंट टाइम टी पे है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इन वाई डायरेक्शन वो हो जाएगी वी एक्स जे कैप। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में मतलब जो सिंगल वेक्टर हमारा है, सिंगल वेक्टर क्वांटिटी जो हमारी है उसको इस तरह से दोनों डायरेक्शन में मतलब हम रिजोल्यूट करें जिससे हमें इफेक्ट पता चल सके कि ये सर्टेन जो हमारा वेक्टर है जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका इफेक्ट हमारा एक्स डायरेक्शन में कितना है एंड वाई डायरेक्शन में कितना है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे बात करेंगे, ये जो है हमारा, लेट अस सपोज ये हमारा वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। तो वेलोसिटी वेक्टर ये हमारा है, तो ये हम इस तरह से रिजोल्यूट इसको करेंगे, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ गया वी एक्स आई कैप एंड वाई डायरेक्शन में इसका आ गया वी वाई जे कैप। अब देखिए इसको देखें, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मींस स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर, स्प्लिटिंग अ सिंगल वेक्टर, जैसे हमारे पास में कोई सिंगल वेक्टर है उसको इस तरह से स्प्लिट करना इनटू टू और मोर वेक्टर सच दैट देयर वेक्टर सम गिव्स द ओरिजिनल वेक्टर। इनका वेक्टर सम जो वेक्टर सम है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इनका सम वी एक्स आई कैप, इनका सम क्या क्या रिप्रेजेंट करे,
इनिशियल वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। ठीक है। अच्छा, क्यों हम रिजॉल्व या रिजोल्यूशन करते क्यों हैं? देखिए, why we do resolve vector, तो सबसे पहला रीजन है हमारा कि resolution help us analyze motion independently along each direction। जैसे मैंने बताया कि अगर लेट अस सपोज कोई ये पार्टिकल है, इसकी कोई एक सर्टेन वेलोसिटी है, तो कितना इफेक्ट वो एक्स डायरेक्शन में डाल रहा है, कितना इफेक्ट वो वाई डायरेक्शन में डाल रहा है, तो हम इंडिपेंडेंटली दोनों को डिटरमाइन कर सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से कि इसका इस सर्टेन वेलोसिटी का क्या इफेक्ट हमारा एक्स डायरेक्शन में आ रहा होगा, क्या इफेक्ट हमारा वाई डायरेक्शन में आ रहा होगा। इस तरह से किसी भी हमारी जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसको हम रेजोल्यूट करके ये इंडिपेंडेंटली उसका मोशन किस तरह से किस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट आ रहा है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि देखिए लेट अस सपोज ये है हमारा ए वेक्टर है हमारा कोई। ठीक है। अच्छा, वो थीटा एक्सिस किससे बना रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। जैसे लेट अस सपोज ये हमारे पास में एक्स एंड वाई, ये हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारा लेट अस सपोज कोई एक ए वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर है। लेट अस सपोज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, अच्छा देखिए जो थीटा एंगल होता है ये स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं कुछ, जो थीटा एंगल होता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एक्सिस बना ये एंगल बनाता है, कभी वर्टिकल डायरेक्शन से मेजर नहीं होता है। ठीक है। तो ये अगर लेट अस सपोज इसके बीच में ये जो ए वेक्टर है इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बीच में एंगल थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेक्टर कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? ए वेक्टर ऑफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? वेक्टर ए ऑफ साइन ऑफ थीटा या ए वेक्टर ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? ए एक्स ए कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन थीटा, जहां पे ए क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म क्या है इसकी? ये मैंने बताया, अगर इसका जो इनिशियल वेक्टर फॉर्म क्या किससे रिप्रेजेंट होगी? ये दोनों के सम से। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है प्लस वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसके सम से क्या रिप्रेजेंट होगा? हमारा इनिशियल वेक्टर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये ए एक्स है। हाउ मच ऑफ द वेक्टर्स अलोंग एक्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन, जो मैंने आपको बताया है वो ए वाई क्या है हमारा? हाउ मच ऑफ द वेक्टर्स एक्ट अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हम आगे बात करते हैं हमारा वेक्टर एडिशन थ्रू एनालिटिकल मेथड। देखिए अभी तक हम जो देख रहे थे वो हम क्या देख रहे थे? ग्राफिकल मेथड देख रहे थे, चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, चाहे हमारे बात करें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो। तो अभी हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन थ्रू एनालिटिकल मेथड। देखिए एनालिटिकल मेथड बेसिकली मैथमेटिकल मेथड है जिससे हम जो वेक्टर्स जो ऐड हो रहे हैं उनको रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में और उनको कंबाइन कर देते हैं। ठीक है। जैसे कैसे किस तरह से रिजॉल्व करते हैं? लेट अस सपोज देखिए हमारे पास में क्या है, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास में। ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है इन वर्टिकल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है। लेट अस सपोज हमारे पास में कोई दो वेक्टर्स हैं ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। दोनों ऐड करने हैं हमें, वेक्टर एडिशन उनका करना है थ्रू एनालिटिकल मेथड। तो सबसे पहले हम देखिए, लेट अस सपोज ये हमारे पास में कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है। ठीक है। उसका एंगल क्या होगा हमारा? हॉरिजॉन्टल से लेट अस सपोज थीटा वन एंगल है हमारे पास में। ठीक है। अच्छा, तो इसका जो वेक्टर ए है उसका अलोंग एक्स एक्सिस क्या कंपोनेंट होगा? ये होगा हमारा ए एक्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा वन, ए एक्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा वन। लेट अस सपोज ये मैंने अज्यूम कर लिया ये ए एक्स है। ठीक है। इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस मैंने ए एक्स शो कर लिया जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए एक्स कॉस ऑफ थीटा वन। ठीक है। अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगा? ए का जो वेक्टर ए का जो कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस होगा हमारा, लेट अस सपोज ए वाई से मैंने वो कर लिया, ए वाई ऑफ कॉस ऑफ थीटा वन। ठीक है। अच्छा, दूसरे पेन से मैं ये कर दूसरे कलर से, एक हमारे पास में दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है। इसका जो हॉरिजॉन्टल से जो एक्सेस है लेट अस सपोज वो थीटा टू। तो बी का वेक्टर बी का अलोंग एक्स एक्सिस हमारा वो क्या है? क्या होगा? ए वाई हमारा क्या होगा? सॉरी, बी एक्स हमारा क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस? वो होगा हमारा बी एक्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा टू।
ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा हमारा, बी वेक्टर बी का कंपोनेंट बी वाई ऑफ कॉस ऑफ थीटा टू। ठीक है, अच्छा हम रिजल्टेंट की अगर बात करेंगे, रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा हमारा, ए एक्स प्लस बी एक्स। रिजल्टेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, ए वाई प्लस ऑफ वी वाई। मतलब ए एक्स की हमारी ए एक्स क्या है हमारा, ए एक्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा वन प्लस ऑफ बी एक्स क्या है हमारा, बी एक्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा टू। ए वाई क्या है हमारा, ए वाई है हमारा ए वाई ऑफ कॉस ऑफ थीटा थीटा वन प्लस बी वाई है हमारा बी वाई ऑफ कॉस ऑफ थीटा टू। ठीक है, ये आर एक्स एंड आर वाई है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, ये हमारा ये है। ठीक है, अच्छा अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा आर अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ आर ऑफ वाई स्क्वायर। देखिए न्यूमेरिकल्स में आप पूरी तरह से अच्छे से समझ पाएंगे ये कि किस तरह से वो होता है, किस तरह से हम ये निकालते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल फाई से, एंगल फाई से रिजल्टेंट की डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा होगा, अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसे निकलेगा, टेन ऑफ फाई से वो होगा आर वाई ओवर आर ऑफ एक्स। ठीक है, आर वाई की ये वैल्यू ये है, आर एक्स की ये वैल्यू है, जहां पे भी निकालनी होगी हम न्यूमेरिकल्स में देख लेंगे। ठीक है, या फिर अगर फाई की अगर बात करेंगे तो फाई होगा हमारा इनवर्स ऑफ 10 आर वाई ओवर आर ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बात करेंगे, नेक्स्ट हम वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं, इसी से हम वेलोसिटी पे जाएंगे, नेक्स्ट इसी से एक्सेलरेशन पे जाएंगे, और जितने भी टाइप के एक्सेलरेशन है उन पे जाएंगे। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। लेट अस सपोज हमारे पास में कोई एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे इनिशियली पोजीशन, कहाँ पे पोजीशन है वो, लेट अस सपोज यहाँ पे पी उसकी पोजीशन है, किसी एक सर्टेन टाइम पी पे, सर्टेन टाइम टी पे वो हमारा पार्टिकल कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, पी पॉइंट पे। ठीक है, अब उसने कहाँ से कहाँ मूव किया, पी उसकी इनिशियल पोजीशन थी, अब वो कहाँ पहुंच गया, लेट अस सपोज पी डैश पे फाइनल पोजीशन है, पी डैश पे पहुंच गया। ठीक है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, लेट अस सपोज डेल्टा आर उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो जो पी पी डैश है वो क्या है हमारी, लेट अस सपोज डिस्प्लेसमेंट है, कि वो जो पार्टिकल था इनिशियल से लेके फाइनल तक कितना चला, वो चला डेल्टा आर। ठीक है, अच्छा उसकी इनिशियल जो पोजीशन थी उससे और ओरिजिन तक की डिस्टेंस कितनी थी, लेट अस सपोज आर। ठीक है, जो कि हमारा किससे, पोजीशन वेक्टर से डिफाइंड है यहाँ पे। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है इसका ओ पी। ठीक है, ये हमारा लेट अस सपोज ये पी डैश पे जो हमारा पार्टिकल है उसकी पोजीशन वेक्टर है आर डैश। ठीक है, तो अगर हम डेल्टा आर की बात करेंगे, वो जो हमारा पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वो कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसमें हम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर प्लस आर इक्वल टू आर डैश। आर डैश क्या है, ये डिस्टेंस है, ओ पी पी डैश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, हमें निकालना क्या है, डेल्टा आर, तो डेल्टा आर हो जाएगा हमारा आर डैश माइनस ऑफ आर। और डायरेक्शन कहां से कहां होगी इसकी, पी से पी डैश की तरफ डायरेक्शन होगी, पी से पी डैश की तरफ डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो मूव कर रहा है, पी से पी डायरेक्शन की तरफ उसने मूव किया है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, राइट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलोसिटी पे। देखिए सबसे पहली चीज हम जानेंगे कि वेलोसिटी होती क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बट सबसे पहले हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सपोज ये हमारा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, इनिशियली कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा किस पोजीशन पे है, लेट अस सपोज पी पोजीशन पे है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम टी वो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पहुंच गया, लेट अस सपोज पी डैश लोकेशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, कितने टाइम में करी, आफ्टर टाइम टी करी, मतलब एक सर्टेन टाइम टी में करी। तो क्या होगा कि वेलोसिटी क्या है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, की मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ, मतलब सर्टेन टाइम लेके कितना अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो ये है हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डी आर ओवर डी टी, मतलब आर टू माइनस आर वन, कितनी उसकी पोजीशन या पोजीशन में चेंज आया, डिवाइडेड बाई टी टू माइनस ऑफ टी वन, कि मतलब वो जो पोजीशन चेंज हुई उसकी, उसमें कितना टाइम टाइम लगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा
ये होती है हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे रिप्रेजेंट होती है, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या है, dr over dt, मतलब r2 minus r1, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू t2 minus t1, मतलब चेंज इन टाइम, कितने टाइम में चेंज हुआ। ठीक है, वेलोसिटी इन मोशन इन अ प्लेन। बात करेंगे v बराबर क्या होगा हमारा dr over dt, जैसा कि हम देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, r क्या है, जैसा कि हमने पहले ही देखा था, r को जैसे अगर ये x एंड डायरेक्शन y डायरेक्शन है, तो r को अगर हम, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम रेजोल्यूट करेंगे x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर हम दोनों डायरेक्शन में वो करेंगे कि उसका कितना वो x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई वो जो पार्टिकल है, और कितना y डायरेक्शन में, अगर इंडिपेंडेंटली अगर हम बात करेंगे, तो ये होगा हमारा x i कैप प्लस y ऑफ j कैप। ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है डिस्प्लेसमेंट का, कि अगर वो जो सर्टेन ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्प्लेस हुआ इन x डायरेक्शन, वो इससे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। y डायरेक्शन में y j कैप से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो d ओवर dt, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी होगी हमारी, देखिए d ऑफ dt ऑफ r वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं r वेक्टर, तो r वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की दोनों में, मतलब x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगा, dx ओवर dt i कैप प्लस dy ओवर dt j कैप। और जहां पे ये क्या है, dx ओवर dt क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, dx ओवर dt क्या है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, एंड vy क्या है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, मतलब इसके जो है दोनों कंपोनेंट्स। तो vx क्या है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी अपना कितना इफेक्ट डाल रही है, और y डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली जो वेलोसिटी है उसका क्या कंपोनेंट है, ठीक है। तो v की अगर हम बात करेंगे, टोटल v की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा vx ऑफ i कैप प्लस vy ऑफ j कैप, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड होगा इसका अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वी वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। बात करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर हम देख चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम देख चुके हैं। तो सबसे पहली चीज है, बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। देखिए, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस है कि जहां पे टाइम इंटरवल की बात करी जाए, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम इंटरवल में देखी जा रही है, उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी है। जहां पे किसी एक स्पेसिफिक टाइम की बात करी जा रही है, कि किसी एक स्पेसिफिक समय की बात करी जा रही है, उसमें जो वेलोसिटी होगी किसी एक स्पेसिफिक टाइम पे, जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। देखिए, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे अगर मैं आपको एक प्लेनर फिगर से मैं समझाऊं, देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। लेटर सपोज किसी भी एक समय टी वन पे हमारा जो पार्टिकल था वो कहाँ था, पी पोजीशन पे, ठीक है। आफ्टर सम टाइम टी, जो हमारा पार्टिकल पहुंच गया कहाँ पे, पहुंच गया P1 लोकेशन पे पहुंच गया, ठीक है। तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है। तो हमारा जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो फाइनली देखिए यहाँ पे डेल्टा आर की अगर हम बात करें तो ये होगा r2 वेक्टर माइनस ऑफ r1 वेक्टर। मतलब ये है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि चेंज इन पोजीशन, मतलब इनिशियली जो पोजीशन थी उससे जो फाइनल पोजीशन पे जो हमारा पार्टिकल पहुंचा, चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। कि मतलब जो इनिशियली जो हमारा पार्टिकल जिस पोजीशन पे था उससे जो वो पार्टिकल फाइनल पोजीशन पे पहुंचा है, और डिवाइडेड बाई जो जितना टाइम टेकन उसने लिया है इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने में, ठीक है, टी2 माइनस ऑफ टी1। इसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी कि कोई भी एक मतलब दो टाइम इंटरवल पे अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशंस देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है, चेंज इन टाइम, तो वो एवरेज वेलोसिटी देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी एक इंस्टेंट पे बात करेंगे, जैसे ये इनिशियली ये किस पोजीशन पे था, पी पोजीशन पे था, फाइनली कहां पहुंचा, P1 पे पहुंचा। लेटर सपोज कोई यहाँ पे इन बिटवीन, ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट M है, ठीक है। अब जब कोई पार्टिकल यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा वो, तो एक इस M पोजीशन से जो M हमारा है, उससे भी वो जो पार्टिकल है वो निकला होगा, ऑब्जेक्ट वो निकला होगा। तो किसी भी एक सर्टेन टाइम की अगर हम बात करें, एक इंस्टेंट की बात करें,
एक स्पेसिफिक टाइम की बात करें तो वो हमारा क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पे वो देगा। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वो होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ठीक है। मतलब ये है कि किसी भी एक स्पेसिफिक समय पे चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक समय पे, किसी भी एक, लेटर सपोज ये है हमारा t इक्वल्स टू 4 सेकंड पे, अगर हम जानना चाह रहे हैं तो जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें, इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो लेटर सपोज ये हमारा कोई कर्व है, ठीक है। तो किसी भी एक पोजीशन पे अगर हम बात करें तो जैसे लेटर सपोज ये हमने एम लिया है, जो हमने प्रायर प्रायर उसमें लिया है, एम लिया है। अगर इस पे डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या है, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी इसके टेंजेंट, ठीक है। इस पॉइंट के टेंजेंट में जो वो होगा, जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट पे, लेटर सपोज इनिशियल पोजीशन पे अगर हम देखें तो इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये है द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑफ एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। देखिए एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे कि अगर देखिए किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की, ऑब्जेक्ट का, की अगर वेलोसिटी, उसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, लेट अस सपोज वो किसी भी एक सर्टेन टाइम पे, सर्टेन मतलब इंस्टेंट पे कोई पार्टिकल हमारा लेट अस सपोज पी पोजीशन पे था, उसके बाद वो P1 पोजीशन पे मूव करता है। लेट अस सपोज यहाँ P पोजीशन पे जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, लेट अस सपोज V1 है, V1 मीटर पर सेकंड, P1 पे जो वेलोसिटी है वो V2 मीटर पर सेकंड। अगर ये जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, ठीक है। अगर किसी एक सर्टेन टाइम इंटरवल में वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अब एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन वो करते हैं, सिंबल होता है इसका ए, स्मॉल ए, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए इक्वल टू होगा, हम होगा हमारा डीवी ओवर dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल v2 माइनस ऑफ v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस ऑफ t1, ठीक है। अब बात करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अ प्लेन। तो देखिए वेलोसिटी हम जानते हैं क्या होगा, अगर दोनों, मतलब अगर हम v की बात करें, वेलोसिटी वेक्टर की बात करें और उसको रेजोल्यूट करें x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या होगा, vx होगा, ठीक है। एंड y डायरेक्शन में क्या होगा, उसका वेलोसिटी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा vy होगा। अगर हम वेलोसिटी वेक्टर को एक कंबाइंड फॉर्म में, डायरेक्ट रिजोल्यूट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये होगा vx i कैप प्लस vy j कैप, जहां पे vx क्या है, x x x कंपोनेंट ऑफ x एक्सिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, i वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, vy क्या है, वेलोसिटी वेक्टर अलोंग y एक्सिस, एंड j कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग y y एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv ओवर dt, ठीक है। तो ये होगा d ओवर dt ऑफ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको वो कर दे रहा हूँ, ये डायरेक्ट हमने लिख दिया है, पर d ओवर dt ऑफ, देखिए v को हम कैसे, अगर x एक्सिस में दोनों दोनों जो हमारे x एंड y कंपोनेंट्स हैं उनमें अगर इनको रखें तो vx i कैप प्लस vy ऑफ j कैप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा dvx ओवर dt i कैप प्लस dvy ओवर dt ऑफ j कैप, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ये है, एक सेकंड, ये है देखिए एक्सेलरेशन dv ओवर dt, और v क्या होता है हमारा, समेशन ऑफ x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, dv ओवर dt, ये हमने यहाँ पे रख दिया, तो d ओवर dt dvx ओवर dt i कैप, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, ये हो गया एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, i कैप एंड j कैप,
यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ए एक्स क्या है हमारा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई क्या है हमारा एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, देखिए जिस तरह से हमारा एवरेज वेलोसिटी होती है उसी तरह से हमारा एवरेज एक्सेलरेशन है। यहाँ पे भी दो टाइम इंटरवल की बात करें, किसी भी दो टाइम इंटरवल की बात करें और एक्सेलरेशन वहां पे देखें तो वो होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर पर यूनिट टाइम ओवर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल। मतलब अगर टाइम इंटरवल में अगर हम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम अगर देख रहे हैं तो वो होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन किस तरह से डिफाइन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इंटरवल v2 माइनस ऑफ v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस ऑफ t1। आई होप आप समझ गए हैं। देखिए बात आगे करेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। चलिए अब बात करेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन पे। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन सबसे पहले हमने बात करेंगे हम प्लेनर मोशन की। तो एक्स एक्सिस ये, वाई एक्सिस ये, लेट अस सपोज किसी एक पोजीशन पी पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ पे इसने मूव किया तो ये P1 पोजीशन पे ये पहुंच गया। ठीक है, P पोजीशन पे इसकी जो वेलोसिटी है लेट अस सपोज V1 है, अब P1 पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज V2 है। ठीक है, V1 वेक्टर को अलोंग एक्सेस एक्सिस अगर हम रिजोल्यूट करेंगे तो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा V1 x i कैप। ठीक है, V2 का और जो वो आएगा क्या बोलते हैं x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा V2 x ऑफ i कैप। V1 की अगर बात करेंगे y कंपोनेंट इसका आएगा V1 y ऑफ i कैप। V2 का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट आएगा V2 y ऑफ j कैप। ठीक है, V1 की अगर बात करेंगे टोटल V1 क्या होगा हमारा V1 x ऑफ i कैप मतलब x कंपोनेंट ऑफ V1 प्लस V1 y ऑफ j कैप मतलब y कंपोनेंट ऑफ V1। V2 की अगर बात करेंगे वेलोसिटी वेक्टर की तो V2 x ऑफ i कैप, V2 x ऑफ i कैप मतलब V2 का x कंपोनेंट और V2 y ऑफ j कैप मतलब V2 का y कंपोनेंट। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनली क्या है हमारी V2 और इनिशियली क्या है V1। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब V2 माइनस ऑफ V1, तो V2 माइनस ऑफ V1। ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल मतलब T2 माइनस ऑफ T1 या डेल्टा T। आई कैप एंड जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एंड y डायरेक्शन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन टेल्स हाउ द वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस ओवरऑल ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल। देखिए जहां पे भी टाइम इंटरवल की बात करी जाए वो आपका एवरेज एक्सेलरेशन देगा हमेशा, और जहां पे सिर्फ स्पेसिफिक टाइम की बात करी जाए जा रही है वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अभी बात करते हैं हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। देखिए एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात कर चुके हैं, अभी हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एवरेज जैसे एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किसी एक सर्टेन टाइम इंटरवल में, कि सर्टेन टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इंटरवल वो होगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो हम स्पेसिफिक किसी एक समय की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये कैसे होगा, ये होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मतलब ये है कि देखिए जैसे ये है हमारा एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इनिशियली इस पोजीशन पे था, उसके बाद में P1 पोजीशन पे पहुंच गया। यहाँ से यहाँ तक जाने में लेट अस सपोज P पे उसकी जो वेलोसिटी थी वो लेट अस सपोज V1 थी, यहाँ पे हमारी V2 थी। ठीक है, तो अगर इन बिटवीन हम किसी भी एक पॉइंट पे जैसे लेट अस सपोज ये M है, अगर इस पे अगर हम जानना चाह रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, तो उसको हम सबसे पहली चीज बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारा किस तरह से डिफाइन होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मतलब v2 माइनस ऑफ v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस ऑफ t1, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। ठीक है, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। नेक्स्ट बात करेंगे इन प्लेनर मोशन जो हमारा वेलोसिटी होता है वो क्या होता है vx ऑफ i कैप
अगर टोटल वेलोसिटी की बात करें तो हम क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्लस ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो ये वी एक्स ऑफ आई कैप क्या होगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और वी वाई जे कैप क्या होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वी एक्स आई कैप और आई कैप और जे कैप क्या होंगे, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। ठीक है, और एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv ओवर dt। तो d ओवर dt, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, dv ओवर dt होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा d ओवर dt, v हमारा क्या होगा, vx ऑफ i कैप प्लस vy ऑफ j कैप। अगर इसको हम आगे इनलार्ज करेंगे तो ये होगा dvx ओवर dt i कैप प्लस dvy ओवर dt j कैप। अच्छा ये तो होगा, देखिए मैं दूसरे कलर से इसको दिखा रहा हूँ, ये होगा dvx ओवर dt i कैप होगा ये x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये होगा हमारा x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये होगा हमारा y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ये होगा हमारा dvx ओवर dt i कैप क्या होगा, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, dvy ओवर dt j कैप क्या होगा हमारा, y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन गिव द एग्जैक्ट एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। मैंने बताया, देखिए कहीं पे भी अगर स्पेसिफिक पॉइंट टाइम की बात करेंगे तो वो होगा हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगर किसी भी एक स्पेसिफिक समय पे वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वो हमारी होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन अगर टाइम इंटरवल में अगर हम देख रहे हैं तो वो होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, मोशन इन अ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखिए इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करें एक्स एंड वाई एक्सिस पे, प्लेनर एक्सिस पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब ये है कि इसमें एक्सेलरेशन है लेकिन वो टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, देखिए सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की बात करें तो हमारा आर कैप क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो डी आर ओवर डी टी। ठीक है, ये वी एक्स आई क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी वाई जे कैप क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा। ए क्या होगा हमारा वेक्टर ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। ये होगा हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये होगा हमारा वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। मतलब ये है कि जो ए एक्स आई है, ए एक्स आई में जो ए एक्स है वो भी कांस्टेंट होगा अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स डायरेक्शन। एंड ए वाई जे कैप में जो ए वाई होगा वो क्या होगा, वो होगा इसका वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, वो भी कांस्टेंट होगा। मतलब टोटल अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा, और वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। वो किस डायरेक्शन में होगा, ए एक्स होगा हमारा एक्स डायरेक्शन में, और ए वाई होगा हमारा वाई डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बॉडी अगर मतलब ये मोशन हो रहा है तो एक्स डायरेक्शन में जो होगा वो ए एक्स की वजह से होगा, और वाई डायरेक्शन में जो हो रहा है वो ए वाई की वजह से होगा। दोनों मोशन जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे, एक्स डायरेक्शन में जो मोशन होगा और वाई डायरेक्शन में जो मोशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, डज नॉट इन्फ्लुएंस। मतलब दोनों जो मोशन है वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। जो एक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा वो एक्स ए एक्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, और ए वाई मतलब वाई डायरेक्शन में जो मोशन हो रहा है वो ए वाई की वजह से हो रहा है। ए एक्स भी कांस्टेंट है, ए वाई भी कांस्टेंट है। देखिए आई होप आप समझ गए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आप अगर आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ गए तो आप कमेंट पिन कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब आगे हम देखते हैं, ये तो बात हो गई हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन में क्या होता है हमारा, जो ए एक्स है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मोशन मतलब मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अलोंग एक्स डायरेक्शन। ठीक है, जो ए वाई है, वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है इन कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, वो वाई डायरेक्शन में मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ प्लेन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए काइनेमेटिक इक्वेशन की जब बात करी थी हमने, आई थिंक प्रीवियस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में जब हमने बात करी थी
काइनेमेटिक इक्वेशंस की। तो देखिए काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। क्या-क्या कंडीशंस होनी चाहिए? देखिए सबसे पहली कंडीशन है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बात एक ही है। ठीक है, ये होना चाहिए, ये प्रायर कंडीशन है, तब हम काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फोर्स डज नॉट वेरी। ठीक है, किस मतलब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट में जो मोशन होता है वो किसकी वजह से होता है? जो एक्सेलरेशन होता है, जो मोशन होता है, वो किसकी वजह से होता है? कोई ना कोई कॉज एक इसमें होता है। ठीक है, तो देखिए फोर्स डज नॉट वेरी, क्योंकि फोर्स अगर वेरी करेगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। जब एक्सेलरेशन वेरी करेगा इसका मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म मोशन या फिर हमारा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का केस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम काइनेमेटिक इक्वेशंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये सेपरेटली अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स एंड ए वाई है। ठीक है, ए एक्स रिस्पॉन्सिबल है टू मूव द ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन और ए वाई रिस्पॉन्सिबल है टू मूव द ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे अलोंग एक्स डायरेक्शन की। तो एक्स डायरेक्शन में हमारे तीन जो थे काइनेमेटिक इक्वेशन, सबसे पहला हमारा क्या कौन सा होगा? ये हम अलोंग एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वो होगा हमारा vx, मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। सेकंड है हमारा x इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय t टाइम प्लस हाफ ऑफ ax, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय t का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है अलोंग एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, या फिर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द बॉडी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो था हमारा अलोंग एक्स डायरेक्शन। हम अगर नेक्स्ट बात करेंगे अलोंग वाई डायरेक्शन की, अगर हम बात करेंगे तो देखिए वाई डायरेक्शन में भी हमारा कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारा ए एक्स कॉन्स्टेंट था, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल था मोशन के लिए। ठीक है, अलोंग वाई डायरेक्शन कौन सा हमारा लग रहा है? ए वाई। तो ए वाई भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम ए वाई वाई डायरेक्शन में जब काइनेमेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो वो होगा हमारा फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन होगा हमारा फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स वाई डायरेक्शन प्लस ए वाई मल्टीप्लाइड बाई टी, जहां पे ए वाई क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, y है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या फिर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इक्वल्स टू uy मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ ऑफ ay मल्टीप्लाइड बाय t स्क्वायर। यहाँ पे uy क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। ay क्या है? एक्सेलरेशन अलोंग y डायरेक्शन। vy स्क्वायर क्या है? हमारा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ay मल्टीप्लाइड बाय y। ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा अलोंग x डायरेक्शन प्लस अलोंग y डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो वही v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, इन केस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, डायरेक्शन की अगर बात करेंगे tan थीटा इक्वल्स टू होगा vy ओवर vx। ठीक है, मतलब वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे पार्ट 1 आपका खत्म होता है, पार्ट सेकंड आपका बहुत जल्दी मतलब इस पे अपलोड होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और दूसरे लोगों तक जो नीडी स्टूडेंट है उन तक पहुंचाइएगा। ठीक है, बाकी देखिए आपका ये जो है अभी थोड़ा सा पोर्शन और आपका इसका यूनिफॉर्म मोशन का, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन नहीं, मोशन इन अ प्लेन का बाकी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।